अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आप किसी से भी इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा करें कि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है और तो वो आपको एक पॉइंट के बारे में लाजमी इन्फॉर्म करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हो कि आप सबसे पहले सोसाइटी का एनओसी चेक करें कि सोसाइटी के पास एनओसी है कि नहीं। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स जो भी स्पेशली ओवरसीज़ के जो क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो एक पॉइंट के ऊपर होता है कि सोसाइटी के पास एनओसी है कि नहीं। बट हम में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एनओसी का प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और सोसाइटीज़ को इतना डिले क्यों लगता है एनओसी लेने के लिए। इतना टाइम बहुत से सोसाइटीज़ हमको 2-2 3-3 साल हो गए, उनको अभी तक एनओसीज़ नहीं मिले। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि एनओसी हासिल करने का प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें बेसिकली डिलेस क्या आते हैं। हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करेंगे। जो बाकी करप्शन की चीज़ें हैं कि पैसे लिए जाते हैं, डिले की जाती हैं चीज़ें, वो एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। और जो लीगल जो प्रॉब्लम्स आती हैं एनओसीज़ के अंदर और सोसाइटी की तरफ से या फिर जो है जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जिस टाइम आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। 6 मेजर जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 चाहिए होते हैं। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कि लैंड जो है वो सोसाइटी के नाम पर है कि नहीं, उसके ऑनर के नाम पर है कि नहीं, या अगर जो डायरेक्टर्स हैं जो इस सोसाइटी के उनके नाम पे वो लैंड है कि नहीं, सबसे पहले चीज़। दूसरा, इसी के अंदर ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं अलॉटमेंट एंड पोजेशन लेटर्स के, उस सोसाइटी का कब्जा, पोजेशन लेटर और अलॉटमेंट लेटर वगैरह है कि नहीं। फिर एक डिमार्केशन सर्टिफिकेट होता है कि जिसमें डिमार्केशन हुई होती है सोसाइटी की लैंड की। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ये सोसाइटी के अंदर जो है एनओसी के लिए आपको जो है सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उनको सबमिट करवाने होते हैं। दूसरा जो मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होता है वो आपको एक अप्रूव्ड लेआउट प्लान चाहिए होता है ऑफ हाउसिंग स्कीम। डेफिनेटली जिस भी एरिया के अंदर सोसाइटी बन रही है, अगर फॉर एग्जांपल आरडीए के अंदर बन रही है या सीडीए के अंदर जो सोसाइटी बन रही है उनका एक प्लान होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप अपना लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव करवाना होता है और वो सबमिट करवाना होता है। फिर तीसरा मेन जो आपको जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है एक्सेस रोड का। अगर फॉर एग्जांपल आप मेन जीटी रोड के ऊपर हैं तो एक्सेस रोड की अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए। और अगर इसी तरह अब जिस तरह काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मोटरवे के करीब भी आ रही है, जैसा कैपिटल स्मार्ट सिटी होगी, 18 होगी, इन्होंने अपनी जो एनओसीज़ हैं वो मोटरवे से जो है वो लिए हैं और एनओसीज़ के ऊपर जो है वो इंटरचेंज हैं, उसके अप्रूवल्स हैं वो इन्होंने सबमिट करवाए हैं। फिर इसमें चौथा जो सर्टिफिकेट है, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ टॉप सिटी होगी, टॉप सिटी के अलावा जो है आपकी मुमताज़ सिटी होगी, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी, मतलब ये एयरपोर्ट के पास आते हैं तो इनको यहाँ पर जो है वो हाइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी एक रिक्वायर्ड होता है। फिर इसमें जो 5वां आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने सबमिट करवाने होते हैं वो यूटिलिटी कनेक्शन अप्रूवल। इनमें सुई गैस के अप्रूवल्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम के अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं कि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, और ये आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो छठा आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो एनओसी ऑफ एनवायरमेंटल अप्रूवल, मतलब एनवायरनमेंट का जो है वो आपको एक एनओसी चाहिए होता है जो आपने सबमिट करवाना होता है। ये 6 सबमिट जब आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाते हैं उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एनओसी के लिहाज से। अब इसमें मज़े की एक बात यह है कि जो नोटिफिकेशन है पंजाब गवर्नमेंट का, अभी ये रिसेंटली 2020 के अंदर जो है वो एक नोटिफिकेशन पास हुआ, उसके अकॉर्डिंगली जो एनओसी का प्रोसेस है उसको तेज़ किया गया है। और अब ये एक चीज़ है कि 60 to 75 डेज़, मतलब 60 से 75 दिनों के अंदर जो है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को जो है गवर्नमेंट ने जो है वो एनओसी प्रोवाइड करना है। बट डेफिनेटली इस तरह होता नहीं है और उसमें 2-3 बड़े मेजर इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से 60 to 75 डेज़ के अंदर जो है वो एनओसी इशू नहीं होता।
वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर। अभी हम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। चीज़ें तो काफ़ी हैं लेकिन इसको हमने जो है वो समराइज़ करके जो है वो 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो किया है। इसमें सबसे मेजर पहला पॉइंट जो है वो एरिया को आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पे वो लैंड है। सबसे पहले लैंड की जो ओनरशिप है उसके अंदर चीज़ चेक की जाती है कि वो लैंड जहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ग्रीन लैंड है कि ब्राउन लैंड है। अगर तो वो ग्रीन लैंड होगी तो वहाँ पे सोसाइटी की एनओसी की अप्रूवल नहीं मिलेगी। ग्रीन लैंड से मुराद वो लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, इरिगेशन वगैरह जो है वो हो सकती है, वहाँ पे सोसाइटी जो है वो बनाने की इजाज़त नहीं होती। सोसाइटी सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउन लैंड के ऊपर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन अलाउ होती है, वहाँ पे बन सकती है। बट डेफिनेटली बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर ग्रीन लैंड के ऊपर बन रही हैं, उसमें फिर वही मामलात होते हैं कि जो है वो अप्रूवल लिए जाते हैं डिफरेंट वे से। ग्रीन लैंड के ऊपर अप्रूवल लेके वहाँ पे उसको ब्राउन लैंड शो करके उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बना दी जाती है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड या इकोनॉमिक जोन वगैरह जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैप की जो है सिटी का जो मैप है उसके अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल लैंड या इकोनॉमिक जोन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी आप जो है वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, हाउसिंग सोसाइटी का जो है वो अप्रूवल नहीं मिल सकता। जिस टाइम ये लैंड इस प्रोसीजर में से क्लियर हो जाती है कि वो ब्राउन लैंड भी होती है और वहाँ पे कोई इकोनॉमिक जोन वगैरह नहीं बनना होता, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर इस प्रोसेस के अंदर जो है वो पीपीपी जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। पीपीपी से मुराद है प्रीलिमिनरी प्लानिंग परमिशन। अच्छा, अब इसमें पीपीपी के अंदर इंक्लूड क्या होता है? सबसे पहले जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है वो स्टेटस चेक करवाया जाता है कि लैंड ओनरशिप का, कि लैंड जो है वो सोसाइटी के ऑनर के पास उनके नाम पर है कि नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये चीज़ चेक होती है। और दूसरी उसमें पॉइंट जो है वो चेक किया जाता है कि सिचुएशन ऑफ लैंड जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर तो नहीं वो लैंड आती। इसका जो है वो आपको जो है पीपीपी उसके बाद आपको जो आपके लेआउट प्लान जो है सबमिट करवाया होता है उसके बाद फिर आपको जो है वो पीपीपी जो है वो इशू होती है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 60 to 75 डेज जैसा मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड होते हैं। अब हर सोसाइटी को आप देख लें कि उसको मिनिमम भी 1 से 1.5 साल लगता है एनओसी का प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए। किसी सोसाइटी को शायद ही 60 से 75 दिनों के अंदर जो है वो एनओसी जो है वो क्लियर होते हैं, वो मिलते हो। अब इसके जो डिले आता है उसके अंदर 2 मेजर रीजंस हैं, जो 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहले तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपना रिकॉर्ड है वो सारा डिजिटलाइज किया है, सारा रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज किया है। बट जिस टाइम जो अप्रूवल के लिए लैंड की अप्रूवल के लिए चीज़ें जाती हैं तो जो डिजिटल रिकॉर्ड होता है और जो पटवारी ने लैंड का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है उसमें एक मेजर डिफरेंस आ रहा होता है। उसमें चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होती हैं जिसकी वजह से अप्रूवल मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये बेसिक जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से होता है जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं और ये एनओसी के मामला जो हैं ये काफ़ी अरसा जो है वो डिले हो जाते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम अराइज़ होती है वो इसके अंदर कि जहाँ पे भी सोसाइटी लैंड बाय करती है वो ज़्यादातर जगह जो होती है वो वरासती जायदाद होती है, मतलब बाप दादा से चलती आ रही होती है। उसमें 2 3 पार्टीज़ फरीक होती हैं, उसमें से एक पार्टी इसको सेल आउट कर देती है, दूसरी पार्टी का उस पर कंसर्न होता है, स्टे ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से मामलात को क्लियर करते हुए जो है वो ये सोसाइटीज़ की जो एनओसी है वो डिले हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी सूरत के अंदर 60 to 75 डेज़ के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है ये जो प्रॉब्लम्स है जो अराइज़ होते हैं सोसाइटी के अंदर ये क्लियर नहीं किए जा सकते। और इसमें इस चीज़ों को रिज़ॉल्व करने का सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो है वो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ही होता है डेफिनेटली। और उनकी ही तरफ से ये चीज़ होती है कि जितनी जल्दी इसको क्लियर किया जा सके ताकि ये एनओसी के मामला जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो सके। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब हमें एक प्रोसीजर समझ आ गया कि कौन सी सोसाइटीज़ को किस वजह से जो है वो एनओसीज नहीं मिल रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड एनओसी से रिलेटेड और स्पेशली डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड कि उनके एनओसीज के अंदर क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।